द नॉलेज नेक्सस में आप सभी का स्वागत है। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। इस टेस्ट की फ्री पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में है, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। चलिए, आज हम भारतीय सामाजिक सुधार आंदोलनों से जुड़े कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करते हैं। तो पहला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सम्मति आयु अधिनियम 1891 को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने लड़कियों के लिए विवाह योग्य आयु को 10 से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दिया था? आपके ऑप्शंस हैं ए. ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी. बहरामजी एम मालाबारी, सी. बाल गंगाधर तिलक या डी. केशव चंद्र सेन। जी, तो इसका सही जवाब है बी, बहरामजी एम मालाबारी। बहरामजी एम मालाबारी। अच्छा, इनके बारे में कुछ और बताइए। देखिए, बहरामजी मालाबारी एक पारसी समाज सुधारक थे और उन्होंने उस समय की एक बहुत बड़ी कुप्रथा बाल विवाह, उसके खिलाफ एक बहुत जबरदस्त अभियान चलाया था। हाँ, ये तो बहुत बड़ी समस्या थी जी। और उन्हीं के लगातार प्रयासों का नतीजा था कि 1891 में ये कानून, ये एक्ट पास हो सका। इसमें एक और दिलचस्प बात है जहां तक मुझे पता है। हाँ, बिल्कुल। एक रोचक तथ्य ये भी है कि बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया था। विरोध? लेकिन वो तो एक राष्ट्रवादी नेता थे। सही कहा, लेकिन उनका मानना था कि ये भारतीय सामाजिक रीति रिवाजों में ब्रिटिश सरकार का, मतलब एक विदेशी सरकार का अनावश्यक हस्तक्षेप है। वो सुधार चाहते थे, पर अंग्रेजों के हाथ से नहीं। अच्छा, ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। चलिए, अब दूसरे सवाल पर आते हैं। यंग बंगाल आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसका नेतृत्व हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था, जो फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित थे। दूसरा, इस आंदोलन के सदस्यों को डेरोजियन के रूप में जाना जाता था और उन्होंने पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों पर हमला किया। और तीसरा कथन, यह आंदोलन स्थायी प्रभाव डालने में विफल रहा क्योंकि ये बहुत कट्टरपंथी था और इसे जनता का समर्थन नहीं मिला। तो ऑप्शंस हैं ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 1 और 3 या डी. 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है डी, 1, 2 और 3। ये तीनों ही कथन पूरी तरह से सही हैं। तीनों सही हैं? जी हाँ। हेनरी विवियन डेरोजियो कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में एक बहुत ही करिश्माई शिक्षक थे और उनके जो अनुयायी थे डेरोजियन, वो बहुत ज्यादा तर्कवादी थे। वो हर चीज पर सवाल उठाते थे, जैसे मूर्ति पूजा। तो फिर यह आंदोलन सफल क्यों नहीं हुआ? विचार तो काफी प्रगतिशील लगते हैं। वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई, उनकी कट्टरता। जैसे वो गोमांस खाने या जनेऊ तोड़ने जैसी बातें करते थे, जिससे वो समाज से, मतलब आम लोगों से पूरी तरह कट गए। अच्छा, मतलब उन्हें जमीनी समर्थन नहीं मिला? बिल्कुल, किसानों और मजदूरों का साथ नहीं मिला। इसलिए ये आंदोलन मुख्य धारा का हिस्सा कभी बन ही नहीं पाया। समझ गया। चलिए, तीसरा सवाल देखते हैं। 1873 में ज्योतिबा फूले द्वारा लिखित पुस्तक गुलामगिरी किसे समर्पित थी? ऑप्शंस ये हैं। ए. महाराष्ट्र के पीड़ित किसानों को, बी. संयुक्त राज्य अमेरिका के उन लोगों को जिन्होंने दास प्रथा को समाप्त करने के लिए लड़ाई लड़ी, सी. ब्राह्मण समुदाय की विधवाओं को, या डी. बॉम्बे कपड़ा मिलों के श्रमिकों को। ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। इसका सही जवाब है बी, संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों को। जी। ज्योतिबा फुले ने ये किताब अमेरिकी गृह युद्ध के ठीक बाद लिखी थी और उन्होंने इसे उन अमेरिकी लोगों को समर्पित किया जिन्होंने अश्वेत दासों की आजादी के लिए संघर्ष किया था। ये तो बहुत गहरी सोच है। हाँ, फुले ने इस किताब से भारत की निचली जातियों की दयनीय स्थिति की तुलना अमेरिका के काले दासों की स्थिति से की थी। ये अपने समय से बहुत आगे की सोच थी। वाकई। अब एक मैच द कॉलम सवाल है। निम्नलिखित समाज सुधार संगठनों को उनके संस्थापकों के साथ मिलाना है। सूची 1 में है परमहंस मंडली, प्रार्थना समाज, सेवा सदन और धर्म सभा। और सूची 2 में संस्थापक हैं ए. आत्माराम पांडुरंग, बी. दादोबा पांडुरंग, सी. बहरामजी मालाबारी और डी. राधाकांत देव। तो सही मिलान क्या होगा? जी, तो इसका सही मिलान है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी? जी, मतलब 1B, 2A, 3C और 4D। बिल्कुल, मैं समझाती हूँ। परमहंस मंडली की स्थापना की थी दादोबा पांडुरंग ने। ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना की डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने। ओके। सेवा सदन की स्थापना बहरामजी मालाबारी ने की, जिनका जिक्र हमने पहले सवाल में भी किया था। हाँ, सही। और धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ने की थी। ये एक रूढ़िवादी संस्था थी जिसने सती प्रथा के उन्मूलन का विरोध किया था। अच्छा, तो ये सुधारों के खिलाफ थी। जी हाँ। चलिए, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 105।
कौन सा सुधार आंदोलन धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए शुद्धि आंदोलन से जुड़ा है? ए. ब्रह्म समाज, बी. आर्य समाज, सी. रामकृष्ण मिशन या डी. थियोसॉफिकल सोसाइटी? हाँ, तो इसका जवाब है बी, आर्य समाज। आर्य समाज। जी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी और इसी समाज ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। और इसका मकसद क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य उन हिंदुओं की घर वापसी कराना था जिन्होंने किसी भी कारण से इस्लाम या ईसाई धर्म अपना लिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो प्रसिद्ध नारा है, वेदों की ओर लौटो, वो भी इसी संदर्भ में था। बहुत बढ़िया। अब अगला सवाल देवबंद स्कूल से जुड़ा है। देवबंद स्कूल के बारे में इन कथनों पर विचार करें। पहला, इसकी स्थापना 1866 में मोहम्मद कासिम नानोतवी और राशिद अहमद गंगोही ने की थी। दूसरा, अलीगढ़ आंदोलन के विपरीत ये ब्रिटिश विरोधी था और इसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय का नैतिक और धार्मिक पुनरुद्धार करना था। और तीसरा, इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का समर्थन किया। तो सही विकल्प क्या है? इसका सही जवाब है डी, 1, 2 और 3। ये तीनों ही कथन सही हैं। तीनों कथन सही हैं। जी। देवबंद आंदोलन एक पुनरुत्थानवादी, मतलब एक रिवाइवलिस्ट आंदोलन था और ये सर सैयद अहमद खान के अलीगढ़ आंदोलन का विरोधी था, क्योंकि अलीगढ़ आंदोलन को ब्रिटिश समर्थक माना जाता था। और इन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया था। हाँ, ये बहुत दिलचस्प बात है। जब सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस का विरोध किया तो देवबंद ने इसके खिलाफ फतवा तक जारी किया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन किया। कमाल है, इतिहास सच में कितना जटिल होता है। चलिए अगला सवाल। पश्चिमी भारत में विशेष रूप से विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए 1850 के दशक में विधवा विवाह उत्तेजक मंडल की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं ए. धोंडो केशव कर्वे, बी. विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित, सी. महादेव गोविंद राणाडे या डी. गोपाल गणेश अगरकर। इसका सही जवाब है बी, विष्णु शास्त्री पंडित। विष्णु शास्त्री पंडित। जी, उन्होंने 1866 के आसपास विधवा विवाह उत्तेजक मंडल की स्थापना की थी। उन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के कामों का मराठी में अनुवाद भी किया था। अच्छा, ताकि ये विचार महाराष्ट्र में भी फैलें। बिल्कुल, हाँ। डी.के. कर्वे का योगदान भी बहुत बड़ा है, लेकिन वो संस्थापक नहीं थे। उन्होंने बाद में 1899 में पुणे में एक विधवा आश्रम खोला था, जो एक बहुत बड़ा कदम था। ठीक है, अब आते हैं 8वें सवाल पर। 1925 में तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ए. सी.एन. अन्नादुरई, बी. ई.वी. रामास्वामी नाइकर, पेरियार, सी. टी.एम. नायर या डी. नारायण गुरु? इसका जवाब है बी, ई.वी. रामास्वामी नाइकर, जिन्हें हम सब सम्मान से पेरियार कहते हैं। पेरियार। इनके आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था ब्राह्मणवादी वर्चस्व को सीधी चुनौती देना और जाति व्यवस्था को खत्म करना। अच्छा। उन्होंने आत्मसम्मान विवाह को भी बढ़ावा दिया, मतलब ऐसी शादियां जिनमें कोई ब्राह्मण पुजारी नहीं होता था। और उनके आंदोलन का जो मुखपत्र था, उसका नाम था खुदी अरासू। बहुत खूब। अब एक क्रोनोलॉजी यानी कालक्रम पर आधारित सवाल है। निम्नलिखित सामाजिक सुधार आंदोलनों या संगठनों को उनकी स्थापना के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। सूची है: 1. तत्वबोधिनी सभा, 2. सत्यशोधक समाज, 3. आत्मीय सभा और 4. रामकृष्ण मिशन। सही क्रम क्या होगा? जी, इसका सही क्रम है ऑप्शन ए, 3124। 3124। क्या आप इनकी तारीखें बता सकती हैं? बिल्कुल। सबसे पहले आत्मीय सभा 1814 में राजा राम मोहन राय द्वारा, फिर तत्वबोधिनी सभा 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा, उसके बाद सत्यशोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फूले द्वारा और आखिर में रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा। बहुत स्पष्ट। अब रहनुमा मजदयासनन सभा की स्थापना 1851 में किस धार्मिक समुदाय में सुधार के लिए की गई थी? ए. मुस्लिम, बी. सिख, सी. पारसी या डी. जैन? इसका सही उत्तर है सी, पारसी। पारसी समुदाय के लिए? जी, यह सभा बंबई में पारसी समुदाय के सामाजिक धार्मिक सुधारों के लिए बनाई गई थी और इसके प्रमुख नेताओं में दादा भाई नौरोजी जैसे बड़े नाम शामिल थे। अच्छा। उनका उद्देश्य था
पारसी धर्म को उसकी पुरानी शुद्धता में वापस लाना और महिलाओं की स्थिति में सुधार करना। उन्होंने रास्त गफ्तार नाम की एक पत्रिका भी शुरू की थी। रास्त गफ्तार यानी सत्यवादी। भारत की सेवा के लिए राष्ट्रीय मिशनरियों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से 1905 में पुणे में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? आपके विकल्प हैं ए. बाल गंगाधर तिलक, बी. गोपाल कृष्ण गोखले, सी. M.G. रानाडे या डी. बिपिन चंद्र पाल। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है बी. गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी माना जाता है ना? जी बिल्कुल। और देखिए, इस सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो उस समय के हिसाब से काफी अलग था। अलग कैसे? मतलब क्या खास बात थी इसमें? खास बात ये थी कि ये ऐसे राष्ट्रीय मिशनरी तैयार करना चाहते थे जो देश सेवा के लिए मतलब अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर सके। अच्छा, तो ये सिर्फ एक राजनीतिक संगठन नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके सदस्यों को गरीबी में रहने, अकाल पीड़ितों की मदद करने और सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर काम करने की शपथ लेनी होती थी। और इसके कुछ प्रमुख सदस्य अगर हम जानना चाहें? जी, श्रीनिवास शास्त्री और हृदयनाथ कुंजरू जैसे बड़े नाम बाद में इससे जुड़े थे। बहुत बढ़िया। चलिए, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। केरल में वाइकोम सत्याग्रह जो 1924-25 में हुआ, वो किस विशिष्ट उद्देश्य के लिए शुरू किया गया था? ऑप्शंस हैं ए. निचली जातियों के लिए मंदिर में प्रवेश के अधिकार की मांग करना, बी. त्रावणकोर के राजा द्वारा लगाए गए उच्च भूमि राजस्व का विरोध करना, सी. मंदिरों में देवदासी प्रथा को समाप्त करना, या डी. दमित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग करना। तो वाइकोम सत्याग्रह का सही उत्तर है ए. निचली जातियों के लिए मंदिर में प्रवेश के अधिकार की मांग करना। अच्छा, तो ये मंदिर प्रवेश से जुड़ा था? हाँ, लेकिन ये सिर्फ मंदिर में घुसने की बात नहीं थी। ये उससे भी ज्यादा बुनियादी था। ये त्रावणकोर, केरला में हुआ था। वहां अछूत मानी जाने वाली जातियों जैसे ईजवा और पुलैया को मंदिरों की ओर जाने वाली सड़कों पर चलने का भी अधिकार नहीं था। सड़कों पर चलने का भी नहीं? जी, तो ये आंदोलन इसी अधिकार के लिए था। ये इस तरह का पहला व्यवस्थित आंदोलन था। और इसका नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी भी इससे जुड़े थे? बिल्कुल। पेरियार और महात्मा गांधी दोनों ने इस आंदोलन का पुरजोर समर्थन किया था, जिससे इसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। किस समाज सुधारक को मानव जाति के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर के नारे के लिए जाना जाता है? विकल्प हैं ए. ज्योतिबा फूले, बी. श्री नारायण गुरु, सी. सहोदरन अय्यप्पन या डी. रामलिंग स्वामिगल। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा है और इसका सही जवाब है बी. श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु। जी, वो केरल के एजवा समुदाय से थे और उन्होंने जातिवाद के खिलाफ ये बहुत शक्तिशाली नारा दिया था। और उन्होंने कोई संगठन भी बनाया था? हाँ, उन्होंने श्री नारायण धर्म परिपालन योगम यानी SNDP योगम की स्थापना भी की थी। अच्छा। पर यहाँ एक और दिलचस्प बात है। वो क्या? उनकी ही एक शिष्य थे सहोदरन अय्यप्पन। उन्होंने गुरु के इस विचार को एक कदम और आगे बढ़ा दिया। और आगे? मतलब उन्होंने नारा दिया, नो कास्ट, नो रिलीजन, नो गॉड फॉर मैनकाइंड। यानी मानव जाति के लिए कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई ईश्वर नहीं। अरे वाह, ये तो बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। जी बिल्कुल। ठीक है, अब आते हैं चौथे सवाल पर। इसमें आपको सही युग्मों की पहचान करनी है। सुधारकों और उनकी पत्रिकाओं के कुछ युग्म दिए गए हैं। पहला, राजा राम मोहन राय, संवाद कौमुदी। दूसरा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश। तीसरा, बाल गंगाधर तिलक, सुधारक। और चौथा, दादा भाई नौरोजी, रास्त गोफ्तार। तो उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3 या डी सभी 4? ये थोड़ा मुश्किल सवाल है, इसमें कई फैक्ट्स हैं। तो इसका सही उत्तर है सी, केवल 3 युग्म सही हैं। केवल 3? तो मतलब एक गलत है। कौन सा? इसमें तीसरा युग्म गलत है। सुधारक पत्रिका बाल गंगाधर तिलक की नहीं थी। अच्छा, तो फिर सुधारक किसने शुरू की थी? सुधारक पत्रिका गोपाल गणेश अघरकर द्वारा शुरू की गई थी। अघरकर पहले तिलक के साथ केसरी में काम करते थे, लेकिन बाद में वैचारिक मतभेदों के कारण वो अलग हो गए थे। तो फिर तिलक की पत्रिकाएं कौन सी थीं?
बाल गंगाधर तिलक की 2 प्रसिद्ध पत्रिकाएं थीं, केसरी जो मराठी में थी और मराठा जो अंग्रेजी में थी। समझ गया। और बाकी तीनों सही हैं? जी, बाकी तीनों बिल्कुल सही हैं। राजा राम मोहन राय की संवाद कौमुदी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सोम प्रकाश और दादा भाई नौरोजी की रास्त गुफ्तार। बहुत अच्छी जानकारी। अब अगला सवाल, प्रश्न संख्या 5। 1829 का विनियम 17 रेगुलेशन 17 जिसने सती प्रथा को अवैध और अदालतों द्वारा दंडनीय घोषित किया, किस गवर्नर जनरल द्वारा पारित किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड डलहौजी या डी लॉर्ड कैनिंग। ये भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है और इसका सही जवाब है बी लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, और इसमें किसी भारतीय समाज सुधारक का भी बहुत बड़ा हाथ था, है ना? बिल्कुल, ये कानून असल में राजा राम मोहन रॉय के अथक प्रयासों का ही नतीजा था। उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था और उन्हीं के प्रयासों से गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में बंगाल सती विलियमन पारित किया। तो ये पहले सिर्फ बंगाल में लागू हुआ था? जी, शुरुआत में ये कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू हुआ, लेकिन 1 साल बाद 1830 में इसे मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। ठीक है। अब छठा प्रश्न, दमित वर्गों की शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? विकल्प हैं ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सी जगजीवन राम या डी एम.सी. राजा। इसका सही उत्तर है बी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जी, उन्होंने 1924 में बॉम्बे में इस सभा की स्थापना की थी। और इस सभा का कोई आदर्श वाक्य या नारा भी था? हाँ, इसका आदर्श वाक्य था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। मतलब एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। बहुत शक्तिशाली नारा है। जी, और डॉक्टर अंबेडकर ने समाज के दमित वर्गों की आवाज उठाने के लिए मूक नायक 1920 और बहिष्कृत भारत 1927 जैसी पत्रिकाएं भी निकाली। चलिए अब 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में स्थानांतरित किया गया था। ये कहाँ स्थित था? ऑप्शंस है ए बेलूर पश्चिम बंगाल, बी अड्यार मद्रास, सी पुणे महाराष्ट्र या डी ऋषिकेश उत्तराखंड। थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसका सही जवाब है बी अड्यार मद्रास। अड्यार, ये तो आज के चेन्नई का हिस्सा है। जी बिल्कुल। वैसे इस सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क यानी यूएसए में मैडम ब्लवात्स्की और कर्नल ऑलकॉट ने की थी। अच्छा, तो ये भारत में शुरू नहीं हुई थी? नहीं, लेकिन 1882 में उन्होंने अपना अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय भारत में अड्यार में स्थानांतरित कर दिया। और भारत में इसे लोकप्रिय किसने बनाया? भारत में इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय एनी बेसेंट को जाता है। वो 1893 में भारत आईं और उन्होंने इस सोसाइटी को बहुत लोकप्रिय बनाया। अच्छा, वही एनी बेसेंट जिन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? एकदम सही। और वही कॉलेज बाद में वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU बना। बहुत खूब। अब 8वां प्रश्न, किस अधिनियम ने 1856 में विधवाओं के विवाह को वैध बनाया? आपके विकल्प हैं ए नेटिव मैरिज एक्ट, बी हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, सी सम्मति आयु अधिनियम या डी शारदा अधिनियम। इसका सही उत्तर है बी हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। और इस कानून के पीछे किस सुधारक का योगदान था? इस कानून के पीछे समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत बड़ा योगदान था। जैसे सती प्रथा के खिलाफ राजा राम मोहन राय ने काम किया, वैसे ही विधवा पुनर्विवाह के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने संघर्ष किया। और इसे पारित किस गवर्नर जनरल ने किया? ये एक दिलचस्प सवाल है। इस कानून का जो ड्राफ्ट था वो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में तैयार हुआ था, लेकिन इसे पारित लॉर्ड कैनिंग ने किया, जो 1856 में गवर्नर जनरल बने थे। अच्छा। इसका पूरा नाम था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 या एक्ट XV ऑफ 1856। ठीक है। 9वां प्रश्न, 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन AIWC की स्थापना किसने की? ए सरोजनी नायडू, बी पंडिता रमाबाई, सी मार्गरेट कजिन्स या डी एनी बेसेंट। ये सवाल थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसका सही जवाब है सी मार्गरेट कजिन्स। मार्गरेट कजिन्स, ये तो भारतीय नाम नहीं लगता। सही पहचाना। मार्गरेट कजिन्स एक आयरिश भारतीय शिक्षाविद और महिला अधिकार कार्यकर्ता थीं।
उन्होंने ही 1927 में पुणे में AIWC की स्थापना की थी। अच्छा, तो इसकी पहली अध्यक्ष कौन थी? इसकी पहली अध्यक्ष थीं बड़ौदा की महारानी चिमनाबाई गायकवाड़ और बाद में सरोजिनी नायडू और कमला देवी चट्टोपाध्याय जैसी कई प्रमुख भारतीय महिलाएं इससे जुड़ी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था महिलाओं की शिक्षा और उनके सामाजिक अधिकारों को बढ़ावा देना। सामाजिक सुधार से संबंधित निम्नलिखित कानूनों को कालानुक्रमानुसार यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। कानून है 1. सती प्रथा का उन्मूलन, 2. शारदा अधिनियम, 3. हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम और 4. दास्ता उन्मूलन अधिनियम। आपके विकल्प हैं A 1432, B 1342, C 4132 या D 1423। कालक्रम वाले सवाल हमेशा ध्यान से करने चाहिए। चलिए इन सभी के वर्ष देखते हैं। जी। सबसे पहले सती प्रथा का उन्मूलन, ये हुआ 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। तो नंबर 1 सबसे पहले आएगा। ठीक है। उसके बाद दास्ता उन्मूलन अधिनियम, भारत में ये 1843 में लॉर्ड एलनब्रो द्वारा पारित किया गया। तो 1 के बाद 4 आएगा। 1 और 4। फिर आता है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जो हमने अभी डिस्कस किया, जी। 1856 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा। जी। तो 1, 4 के बाद 3। और आखिर में शारदा अधिनियम, जो बाल विवाह को रोकने के लिए था। ये काफी बाद में 1929 में आया था। अच्छा, तो क्रम हुआ 1829, 1843, 1856 और 1929। जी, यानी 1432। तो सही विकल्प है A। बिल्कुल सही, 1432। हमें उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको इन सभी विषयों को और गहराई से समझने में मदद मिली होगी। जी, और ये सभी आंदोलन और कानून दिखाते हैं कि सामाजिक सुधार एक लंबी और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। द नॉलेज नेक्सस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही एक नए और ज्ञानवर्धक सत्र के साथ वापस आएंगे।